सभी प्रिय दोस्तों को शुभ संध्या। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगी। दोस्तों, अपनी तैयारी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस नए लेक्चर में आज हम जीन प्याजे को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में सीडीपी के अंतर्गत जो मैंने आपको पढ़ाया था वो थे लेव वाइगोत्स्की। जिसने वो वीडियो नहीं देखा होगा प्लीज़ उसको देख लेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके आगामी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सभी के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में जो हम आरंभ कर रहे हैं वो है हमारे महान और महान जितने महान लगा वो कम है, मनोवैज्ञानिक जीन प्याजे। ठीक है, तो देखो, जीन प्याजे को जानने से पहले हम इनके द्वारा प्रयुक्त कुछ प्रमुख शब्दों को देखेंगे। इनको जब समझ जाएंगे तो आगे हमें समझने बहुत आसानी होने वाली है। डिटेल में इसको समझाएंगे, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जीन प्याजे के आपको 2 वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तो इनको आरंभ करने से पहले इनके द्वारा प्रयुक्त मुख्य शब्द देखते हैं। पहले हम सबसे पहला शब्द है जो इन्होंने प्रयोग किया है वो है वस्तु स्थायित्व, यानी परमानेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो, इसका वस्तु स्थायित्व का क्या मतलब है। बच्चे की आंखों के सामने से भले ही वस्तु ओझल हो जाए लेकिन उसका अस्तित्व उसके सामने बना रहता है। कहने का मतलब है बच्चों की आंखों के सामने से कोई वस्तु ओझल हो गई यानी चली गई है, फिर भी उसकी आंखों के सामने उसका अस्तित्व बना रहता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। बच्चे के सामने माता नहीं है लेकिन फिर भी मम्मी मम्मी करके रोता ही रहेगा, यानी आंखों के सामने वस्तु के ओझल हो जाने पर भी उसका अस्तित्व बना रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं वस्तु स्थायित्व, यानी कि परमानेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसके द्वारा प्रयोग किया गया था ये किया गया था जीन प्याजे के द्वारा प्रयोग। फिर उसके बाद आता है आपका संक्रिया यानी ऑपरेशन। देखते हैं इसका क्या अर्थ है, संक्रिया का क्या अर्थ है। देखो, किसी वस्तु या आकृति को बिगाड़कर पहले जैसा करने का प्रयास संक्रिया कहलाता है। यानी कोई वस्तु को बिगाड़कर उसे पहले जैसा करने का प्रयास संक्रिया कहलाता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों में आदत होती है, खिलौनों को तोड़ लेते हैं फिर उनको जोड़ने का प्रयास करते रहते हैं, तो उनके इसी प्रयास को हम क्या कहते हैं, उनके इसी प्रयास को हम कहते हैं संक्रिया। ठीक है, संक्रिया के बाद है फिर जीववाद यानी एनिमिज्म। जीववाद यानी एनिमिज्म जो इनके द्वारा प्रयुक्त किया गया था। देखते हैं इसका क्या अर्थ है। बच्चे आसपास की वस्तु एवं खिलौनों को जीवित समझकर भ्रमित होते हैं। जो बच्चे हैं वो आसपास की वस्तुओं एवं खिलौनों को समझकर भ्रमित होते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जिस प्रकार हम में भी जीवन है इसी प्रकार इनमें भी जीवन है। आपने देखा हो छोटे बच्चे हैं, मम्मी मेरे गुड्डे ने खाना नहीं खाया है, मेरा गुड्डा मेरे साथ सोएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जीववाद यानी एनिमिज्म। इसके बाद आपका मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है जो जन्मजात व्यवहार होते हैं, बच्चों के अंदर जो जन्मजात व्यवहार होते हैं उन्हें कहते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, जैसे हंसना रोना आदि। ठीक है, हंसना रोना इन्हें सीखना नहीं पड़ता है, ये बच्चे की मूल प्रवृत्ति पर निर्भर करते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। तो कहीं भी जीन प्याजे का जिक्र चल रहा हो और वहाँ पर मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार आए तो आप समझ जाएंगे हंसना रोना ये सब मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होते हैं। क्यों? क्योंकि वे सारे व्यवहार जिनको बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता है वे जन्म से ही उसमें होते हैं, उन्हें मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार कहते हैं। उसके बाद है फिर परावर्ती या अपवर्ती क्रिया। ठीक है, देखो इसका अर्थ क्या है। बच्चे जिस क्रिया को सीख लेते हैं उसी को बार बार करके आनंदित होते रहते हैं। छोटे बच्चों का ये स्वभाव होता है कि वे जिस क्रिया को सीख लेते हैं
उस क्रिया को बार बार दोहराने में वह आनंदित महसूस करते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं, मिट्टी खाना सीख गए, मम्मी पापा कितना भी उनको डांटे, थोड़ी उनकी निगाह बच्ची, देखा मोम नहीं देख रही तो मिट्टी खा लेंगी। तो इन सब को हम क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं परावर्ती या अपवर्ती क्रिया। ठीक है। नेक्स्ट है जो इन्होंने प्रयोग किया है जीन पियाजे ने, अविलोम्यता, अनुक्रमणशीलता, अपलटावी या अप्रतिवर्ती यानी कि इरिवर्सिबिलिटी। देखो इसका क्या मतलब है? एक बार शुरुआती बिंदु से आगे निकल जाने पर बालक शुरुआती बिंदु पर वापस नहीं आता, इसे अविलोम्यता कहते हैं। यानी कि एक बार शुरुआती बिंदु से बालक आगे निकल जाए तो वह शुरुआती बिंदु पर नहीं पहुंच पाएगा, इसे हम अविलोम्यता कहते हैं। ठीक है। जैसे देखो मैंने बोला ये है 1, ये है 3, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया? 4 आ गया। अब मैं कहूँ इस 4 में से इस 1 को घटा दो तो कितना आएगा? 3 आएगा। अब भी बता सकता है, यहाँ से चला है, लेकिन मैं तो एक काम करता हूँ, इस 3 को रब कर देता हूँ, तो शायद वो अब नहीं बता पाएगा। ठीक है। समझ नहीं आया हो तो एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखो मैंने बच्चे से बोला ये 3 है, ठीक है, और मैंने बाद में इस 3 का 8 बना दिया। बोला हाँ, पहले मैंने पूछा 3, देखो भी पहले मैंने बोला कि ये कितना है, तो बोलेगा ये 3 है, सही है भी 3 है। अब मैंने इसका 3 का 8 बना दिया, बोले अब कितना? हाँ हाँ 8 है ये, लेकिन उससे पूछो 3 कहाँ है, तो वो नहीं बता पाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे अविलोम्यता। मतलब कि मूल बिंदु से आगे निकल जाने पर मूल बिंदु पर वापस नहीं आना अविलोम्यता कहलाता, इरिवर्सिबिलिटी। फिर आगे देखते हैं और क्या है। आगे हमारा संरक्षण का अभाव। देखते हैं इसके अंतर्गत क्या है। संरक्षण का अभाव यानी लैक ऑफ कंजर्वेशन। देखो अविलोम्यता अक्षर गिनती आदि में पाया जाता है, पर यह सिर्फ आकृति में पाया जाता है। यानी कि गिनती अक्षर आदि में वापस नहीं लौट पाना मूल बिंदु पर, उसे हम क्या कहेंगे? अविलोम्यता कहेंगे। और अगर आकृति में मूल बिंदु पर वापस नहीं लौटेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम संरक्षण का अभाव। ठीक है। देखो इसको देखते हैं एक बार, दोबारा से समझो, समझना बहुत ज़रूरी। एक बार समझ आएगा तो कभी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ऊपर हम क्या पढ़ चुके हैं? ये पढ़ा है हमने अविलोम्यता। अविलोम्यता क्या है? ये एक बार शुरुआती बिंदु से बालक आगे निकल जाता है तो वापस नहीं आ पाता, इसे अविलोम्यता कहते हैं। शुरुआती बिंदु पर वापस लौटकर न आने को क्या कहेंगे? अविलोम्यता कहेंगे। लेकिन अब क्या पढ़ रहे हैं हम? अब जो पढ़ रहे हैं वो हमारा संरक्षण का अभाव। देखते हैं। देखो कहने का मतलब ये है, इनको मैं अंडरलाइन करता हूँ, अगर अक्षर या गिनती इनमें मूल बिंदु पर वापस नहीं लौट पाएगा तो उसे मैं अविलोम्यता कहूँगा। लेकिन अगर आकृति में मूल बिंदु पर वापस नहीं लौट पाएगा तो उसे मैं संरक्षण का अभाव कहूँगा। देखो जैसे मैंने अभी आपको 3 का एग्जाम्पल दिया था, 3 से 8 बना दिया था, तो उसे नहीं पता 3 कहाँ गया, तो ये तो है अविलोम्यता, क्योंकि गिनती के साथ है। फिर अक्षर के साथ भी उस अक्षर का प्रयोग करके कुछ और अक्षर बना दूं तो क्या होगा? उसमें भी अगर वो वापस नहीं लौट पाएगा तो उसे मैं क्या बोलूँगा? उसे भी अविलोम्यता बोलूँगा। लेकिन अगर आकृति की बात है तो उसको मैं बोलूँगा संरक्षण का अभाव। देखो जैसे मैंने उससे बोला कि बेटा देखो कैसे बन रहे हैं ये, इसको दोबारा से बनाएंगे। ये पानी की बूंद है। बोले हाँ जी भैया पानी की बूंद है। फिर मैंने बोला इस बूंद को ऐसे कर दो, इसे ऐसे कर दो,
इसी प्रकार से ऐसे कर दो और ऐसे कर दो, और ये बन गया आपका कमल का फूल। बोला हाँ जी बन गया कमल का फूल। बोले पानी की बूंद कहाँ है अब, तो बता नहीं पाएगा पानी की बूंद कहाँ है, ठीक है। उसके लिए तो ये कमल का फूल बन गया है। तो ये यहाँ पे मूल बिंदु पर वापस किस में नहीं लौट पाया, आकृति में नहीं लौट पाया। तो इसे मैं क्या बोलूँगा, इसे बोलूँगा संरक्षण का अभाव। और अक्षर और गिनती की बात होगी तो उसे बोलूँगा अविलोम्यता, ठीक है। वही लिखा है देखो, अविलोम्यता अक्षर गिनती आदि में पाया जाता है, पर यह सिर्फ आकृति में पाया जाता है, ठीक है। देखो मूल आकृति, वही बात है, मूल आकृति में थोड़ा सा भी फेरबदल होने पर बच्चा आकृति को भूल जाता है। देखो जैसे मैंने कर दिया, इसे ही कहते हैं संरक्षण का अभाव। जैसे पहले बच्चे को बूंद दिखाओ फिर उससे कमल का फूल बना दो तो बच्चा नहीं बता पाएगा कि बूंद कहाँ है, ठीक है। तो ये हमने अविलोम्यता पढ़ लिया और संरक्षण का अभाव भी पढ़ लिया। इसके बाद है फिर हमारा केंद्रीकरण। देखते हैं केंद्रीकरण में हमें क्या जानना है। किसी वस्तु या घटना को सिर्फ एक संकुचित तरीके से समझना केंद्रीकरण कहलाता है। मतलब कि कोई वस्तु हो या कोई घटना हो, किसी वस्तु को संकुचित तरीके देखेगा या किसी घटना को संकुचित तरीके से समझेगा तो इसे हम कहते हैं केंद्रीकरण, ठीक है। वयस्क लोग एक ही घटना को कई तरीके से समझ लेते हैं, उन्हें एक बात बताओ तो उसके कई अर्थ निकाल लेंगे, इसे भी केंद्रीकरण कहते हैं। बात समझो नहीं, मतलब कि अगर छोटे बच्चों को कोई बात बताए, हाँ 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 ऐसे ऐसे हाँ बस हो गया, ये तो हमारा क्या है, ये हमारा केंद्रीकरण। और जो बड़े लोगों को कोई बात बताई जाए तो वो सुनते सुनते ही उसके 50 अर्थ कम से कम निकाल लेते हैं, उसे भी केंद्रीकरण कहते हैं। बिल्कुल समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के बाद फिर हम आगे आते हैं। आगे हमारा स्कीमा या प्रारूप, ठीक है। देखते हैं बच्चे की सूचनाओं को भंडार गृह, जहाँ वह अपनी सूचनाएं सहेज कर एक निश्चित योजना के अनुसार रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे स्कीमा कहते हैं। मतलब कि बच्चे की सूचनाओं का जो भंडार गृह होता है वह स्कीमा कहलाता है, सिंपल, ठीक है। फिर इसके बाद है अनुकूलन, जानकारी को अपने अनुसार ढालना। बच्चा प्राप्त जानकारी को अपने हिसाब से डालेगा, उसे हम अनुकूलन बोलेंगे। जैसे किसी शिक्षक ने बच्चे को अकबर के बारे में पढ़ा दिया इतिहास, ठीक है, लेकिन बच्चा क्या काम करेगा, उसे समझता रहेगा और अपने अनुसार से डाल के उसे अपने दिमाग में रख ले, अच्छा ऐसे ऐसे वैसे वैसे, इसे बोलते हैं अनुकूलन। यह शब्द भी किसने प्रयोग किया, इस शब्द का प्रयोग भी जीन पियाजे ने किया। इन सब की जरूरत पड़ेगी। इनको समझने के बाद मैं जीन पियाजे के सिद्धांत आपको पढ़ाऊंगा। वीडियो को एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे तो आपको समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, ठीक है। देखो देखते हैं क्या बोल रहा है। पियाजे ने कहा कि बच्चे प्राप्त सूचना को अपने अनुसार ढालता है। मतलब कि बच्चा प्राप्त सूचना को अपने अनुसार ढालता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे अनुकूलन कहते हैं। अपने अनुसार ढालना 2 प्रकार से होता है। मतलब कि अपने अनुसार वो 2 प्रकार से ढालता है। एक प्रकार को तो हम कहते हैं समावेशन यानी एसिमिलेशन, और एक प्रकार को हम कहते हैं समायोजन यानी कि एकोमोडेशन, ठीक है। एक हो गया है हमारा एकोमोडेशन। देखते हैं इनमें अंतर क्या है। देखो पुरानी सूचना में नई सूचना को जगह देना समावेशन कहलाता है। यानी कोई पुरानी सूचना है उसमें नई सूचना को मैंने जगह दे दी तो वो क्या है, वो है हमारा समावेशन। जैसे उड़ने वाले पक्षियों में तोते के बाद गौरैया, मुझे पता है केवल तोता ही उड़ता है, बाद में पता लगा गौरैया भी उड़ती है। अरे भाई तुम्हें दिमाग में तोता तो था ही था, अब गौरैया भी आ गई है, मतलब कि तो ये क्या है, इस प्रकार को बोलेंगे समावेशन। इसके बाद देखो फिर समावेशन के बाद नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी के गलत हो जाने पर या विरोधाभास पैदा होने पर जानकारी को फिर से व्यवस्थित करना हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता समायोजन, ठीक है। जैसे देखो काला केवल कौवा है, यह याद करने के बाद
कोयला, सॉरी यहाँ गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लेंगे आप। कोयल देखने पर आवाज़ के आधार पर अंतर कर लेना समायोजन कहलाता है। देखो, जैसे किसी बच्चे को पता था पहले कि यार केवल कौवा जो काले होते हैं वो कौवे होते हैं, कि कौवा काला होता, तो उसने ये सोचा पहले कि जितने भी काले हैं वो सब कौवे हैं। लेकिन उसने बाद में देखा कोयल है यार, ये भी काली है, वो बड़े कन्फ्यूज़न में हो गया। तो उसने क्या काम किया, उसने अब दोनों की पहचान, बोले भाई जो काँव काँव ऐसे करेगा वो कौवा होगा, और कोयल की आवाज़ जो ऐसे निकलेगी कोयल की तरीके की जो होती है मधुर वाणी, इस प्रकार की वो कोयल होगी। तो अब उसने क्या काम किया, जो पुराने वाले उसके दिमाग में रखा हुआ था कि जो काला होगा कौवा होगा, उसे निकाल के बाहर कर दिया, और अब उसने आवाज़ के आधार पर उसकी पहचान करनी आरंभ कर दी। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे समायोजन। ठीक है, बहुत सिंपल, इसके बाद कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आपको। फिर आगे देखते हैं, समायोजन के बाद है आपका संतुलन। संतुलन यानी साम्य धारण, इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है देखते हैं। संतुलन, ये तो भाई संतुलन तो नाम ही बता रहा है। क्या होता है संतुलन, जब बच्चों की सूचनाओं में कोई भी विरोध ना हो उसे संतुलन कहते हैं। यानी कि जो उसे सूचना प्राप्त हुई है उनमें कोई भी विरोध उत्पन्न नहीं हो रहा है। जब कोई विरोध उत्पन्न नहीं हो रहा है तो क्या है, वो संतुलित अवस्था में है। तो देखो, मेरा पढ़ाने का जो ढंग है वो कुछ अनूठा है। अब आप ये सोचोगे पता नहीं अनूठा कैसे है। अनूठा इस प्रकार से है, मैं आपको वर्तमान में क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको वर्तमान में जीन पियाजे को पढ़ा रहा हूँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इनके बिना सीडीपी खत्म। ठीक है, इन जीन पियाजे के सिद्धांतों को मैं आपको डायरेक्टली पढ़ा देता, जो अक्सर टीचर्स पढ़ाते हैं, तो आपको लगता तो सही आ गया, लेकिन वो नहीं आता। ठीक है, तो मैंने इसका क्या काम किया, इसके मैं आपको 2 वीडियो दूंगा। इस पहले वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको जीन पियाजे से संबंधित उनके द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों के अर्थ बता दिए और एग्जाम्पल सहित बता दिए। इसके बाद जो मैं जीन पियाजे के सिद्धांत आपको पढ़ाऊँगा ना, तो बहुत सिंपल होने वाले हैं, लेकिन इनको एक बार ठीक से पढ़ लेंगे, नोट्स मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, जीन पियाजे के आपको 2 वीडियो मिलेंगे, एक वीडियो ये है, एक इसके अगले नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, जल्दी ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बोलूँगा एलमानी क्या होता है आपको पता होगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ इसको कर देंगे। ठीक है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसके द्वारा मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स ऐसे ही कंप्लीट कराने वाला हूँ। देखता हूँ 2 या 4 दिन में आपकी इंग्लिश भी ऐसे ही आरंभ कर दी जाएगी मेरे द्वारा। इंग्लिश भी बहुत पढ़े होंगे आप, लेकिन अब की बार इंग्लिश पढ़ के भी समझ जाएंगे, अरे यार इंग्लिश से तो हम गलत ही डरते थे। ठीक है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्दी मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।